चलिए आइए हम लोग आए कुछ प्रश्न देखें। तो प्रश्नों में क्या हाल है, आप लोग कैसे हैं? तैयारी ठीक ठाक चल रही है? तैयारी बढ़िया चल रही है? तैयारी बस चलाते रहिए और सब कुछ जो है मन से करिए, सब अच्छा होगा। ठीक, तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने को अफ्रासियाब का वंशज बताता है? निम्नलिखित में से कौन अपने को अफ्रासियाब का वंशज बताता है? तो इसमें से वंशज कौन अपने को बता रहा है? जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, अलाउद्दीन, कोई नहीं। तो इसमें से अफ्रासियाब शाहनामा जो ग्रंथ लिखी गई है, तो ईरान का एक वीर नायक था अफ्रासियाब, अब संभवतः कल्पित नायक था, तो वह एक ईरानी नायक माना जाता है। तो इसीलिए जो सल्तनत के शासक हैं वो इसे अपना पूर्वज मानते हैं या वंशज मानते हैं। तो इसमें से कौन है जो अफ्रासियाब का वंशज अपने को कहता है? तो इसमें से आंसर आएगा, आंसर इसका आएगा तो इसमें से जो अफ्रासियाब का वंशज जो कहता है वो बलबन कहता है। दरअसल इल्तुतमिश पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने ईरानी यानी फ़ारसी परंपरा, फ़ारसी या ईरानी परंपरा को, ईरानी प्रशासकीय परंपरा को अपनाने का प्रयास किया, प्रशासकीय परंपरा को अपनाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में बलबन ने भी ऐसा ही प्रयास किया, बलबन ने भी ऐसा ही प्रयास किया और उसने अपने महल को ईरानी महल जैसा सजाने का भी प्रयत्न किया। क्योंकि बलबन का प्रमुख उद्देश्य, जो पहला उद्देश्य था, वो था सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को प्रतिस्थापित करना। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करना बलबन का पहला मुख्य उद्देश्य था। तो प्रथम उद्देश्य इसका जो था, जिसके लिए इसने पहले कार्य किया, वह है सुल्तान के पद की गरिमा को प्रतिस्थापित करना, को प्रतिष्ठापित करना। क्योंकि यह जो तुर्कान चिहलगानी थे, यानी जो इल्तुतमिश के बाद जो तुर्क सरदार थे जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था अपने 40 गुलामों, तुर्की गुलामों का, तो ये तुर्की गुलाम जो 40 थे, ये इल्तुतमिश के बाद सुल्तान बनाने और बिगाड़ने वाले बन गए। जैसा कि आपने देखा फिरोज के समय से, फिरोज एक दुर्बल शासक था और उसके समय से ये तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षाएं प्रबल होती गई और इसी सिलसिले में जब इनकी महत्वाकांक्षा प्रबल होती गई, तब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने फिरोज के काल में विद्रोह किया। फिर रजिया जब शासक बनी तो रजिया को सुल्तान बनाने में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। इससे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये मानते थे कि हम किसी को सुल्तान बनाएं। तो रजिया दिल्ली की जनता के समर्थन से सुल्तान बनी। तो ऐसे में ये रजिया का भी समर्थन नहीं करते हैं, उनके समय भी विद्रोह करते हैं। और फिर आपने बहराम शाह के संदर्भ में भी देखा, बहराम शाह के समय में ही उसका वजीर ही मुहाजिबुद्दीन ही विद्रोह कर देता है। जब मुग़लों का आक्रमण होता है तभी वह विद्रोह कर देता है। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन जो तुर्कान चिहलगानी थे, उसमें से एक निम्न स्थिति का सदस्य बलबन भी था, और यहाँ अलाउद्दीन मसूद शाह के समय आकर वह एक उच्च स्थिति प्राप्त करता है इन 40 में।
और धीरे 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 इन 40 को क्या करता है, धीरे धीरे इन 40 को समाप्त कर देता है। तो तुर्कान चियालगानी से तो तुर्कान चियालगानी से जो तुर्कान चियालगानी से जो तुर्कान चिहलगानी के सदस्यों में से भी बलबन एक सदस्य है। 40 मेंबर माने जाते हैं, 25 की लिस्ट मिलती है उस समय के जो समकालीन इतिहासकार हैं उनके द्वारा, लेकिन फिर भी 40 माना जाता है। तो 40 में बर्नी ने इसका 40 का उल्लेख किया है। तो तुर्कान चिहलगानी में 40 में ही एक सदस्य बलबन भी था। हालांकि यह प्रारंभ में बलबन की स्थिति निम्न थी और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय आकर अलाउद्दीन मसूद शाह का जो समय है, मसूद शाह, इसी समय में बलबन एक अच्छी स्थिति प्राप्त करता है। अन्य तुर्की जो चिहलगानी के सदस्य हैं उनको धीरे धीरे मंगोलों और राजपूतों की तरफ, मंगोलों और राजपूतों के संघर्ष की तरफ उन्हें उनका ध्यान बटा दिया और अपने सत्ता और शासन को अपने अंदर केंद्रित कर लिया। तो इस तरह से अलाउद्दीन मसूद शाह की ये स्थिति, बलबन की ये स्थिति है। तो बलबन क्या किया, बलबन ने इल्तुतमिश ने जो परंपरा शुरू की थी फारसी प्रशासकीय परंपराओं को दिल्ली सल्तनत में प्रयोग करने का, वह प्रयोग आगे बलबन भी करता है। तो अगर कहा जाए कि फारसी परंपरा को सबसे पहले सल्तनत काल में किसने अपनाया तो वो इल्तुतमिश है, और फिर बलबन ने भी उसे आगे बढ़ाया। ठीक, तो ये उपाधि आपकी, ये आफरसी आपका वंशज स्वयं बलबन खुद को कहता है। और बलबन जो है, बलबन की यह निम्न कुल के सदस्यों से घृणा करता था। तुर्कान चिहलगानी का इसने दमन जरूर किया। इल्तुतमिश के समय 2 तरह के सरदार थे, एक तो तुर्क थे जिनसे बना हुआ एक ये ग्रुप था तुर्कान चिहलगानी, और एक ताजिक थे, ताजिकान गुजदा वंश। तो वो तुर्क तो नहीं थे लेकिन उच्च कुल के ही थे, तुर्क नहीं थे, विदेशी ही थे लेकिन तुर्क नहीं थे, उच्च कुल के थे। तो यहाँ यह निम्न कुल के लोगों से घृणा करता और कहता है कि जब मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूँ तो मेरी भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं और तलवार के मुठ पे चली जाती हैं, तलवार पकड़ने को बेताब हो जाती हैं। इस तरह की बातों, गुड इवनिंग अमरिंदर जी, तो इस तरह की बात बलबन करता है। ठीक, तो अपने उच्च कुल के वंशज होने में वह विश्वास करता है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसकी केवल एक पत्नी थी। दिल्ली सल्तनत का इस्लाम में 4 पत्नियां रखने की इजाज़त है, 4 से अधिक भी लोग रखते थे, लेकिन नासरुद्दीन महमूद सिर्फ एक पत्नी। और यह पत्नी कौन है, यह पत्नी जो है बलबन की पुत्री है, बलबन की पुत्री है। हुजैदा बलबन की पुत्री है, नासरुद्दीन महमूद की पत्नी है। तो यही एक शासक है। ठीक, आगे चलें। किसने कहा कि प्रकृति ने सुल्तान बलबन के शरीर पर राजसी वस्त्र सिल दिया था। किसने कहा कि प्रकृति ने सुल्तान बलबन के शरीर पर राजसी वस्त्र सिल दिया है? बलबन एक गुलाम है, और गुलाम भी किसका है, सी, इसका तीसरे का सी है अमरिंदर जी, तीसरे का सी है आंसर जो है। तो बलबन कह रहे हैं, बलबन क्या था, बलबन एक गुलाम था। गुलाम किसका था, किसने इसे गुलाम के रूप में खरीदा था,
गुलाम के रूप में इसे इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था। कहाँ? ग्वालियर विजय के पश्चात, ग्वालियर विजय के समय इसने, ग्वालियर विजय कब है? 1232 ईस्वी। तो इस समय हालांकि यह सुंदर नहीं था, कुरूप था, इल्तुतमिश इसे नहीं खरीद रहा था, लेकिन इसने कहा कि मुझे भी खरीद लीजिए। तो बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा और इसकी योग्यता से प्रभावित हुआ बाद में, और इल्तुतमिश ने इसे खासदार का पद सौंपा। इल्तुतमिश के बाद तुर्कानेची अलगानी का मेंबर भी है। इल्तुतमिश के बाद रजिया जब शासक बनती है तो रजिया इसे अमीर शिकार के पद पे स्थापित करती है। अमीर शिकार के बाद यह अमीर आखुर के पद पर आसीन हुआ। उसके बाद अमीर हाजिब, यह अमीर हाजिब का पद इसे मिला अलाउद्दीन मसूद शाह के समय, और नासरुद्दीन महमूद के समय यह नायब बन गया। 1249 में क्या बन गया? नायब बन गया। तो खासदार से होते होते नायब, और नायब से फिर सुल्तान। ठीक ठीक है, आगे चलें। तीसरे का बी बर्नी, बिल्कुल सही। ठीक, अब बलबन के विषय में फरिश्ता ने क्या कहा है, इसामी ने क्या कहा है? बलबन के विषय में फरिश्ता और इसामी का मानना है कि इसामी का कहना है कि बलबन ने जो नासरुद्दीन महमूद है उसे जहर दे दिया, और फरिश्ता का कहना है कि बलबन ने नासरुद्दीन महमूद के जितने भी वंशज थे जो उसके उत्तराधिकारी हो सकते थे सबकी हत्या कर दिया। इब्न बतूता भी इस बात को कहता है। इब्न बतूता भी कहता है कि बलबन ने नासरुद्दीन महमूद, बलबन यानी नायब, कहता है कि नायब ने सुल्तान की हत्या करके स्वयं सुल्तान बन गया, यानी बलबन ने नासरुद्दीन महमूद की हत्या करके सुल्तान बन गया। ठीक, आगे चलें। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके सेना का नेतृत्व किसने किया? बहुत आसान प्रश्न है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में, प्रकाश चंदा जी गुड इवनिंग। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके सेना का नेतृत्व किसने किया था? अलाउद्दीन का जो दक्षिणी अभियान है, उस दक्षिणी अभियान में सेना का नेतृत्व बी मलिक काफूर, बिल्कुल सही आंसर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिणी अभियान जो अलाउद्दीन के हैं, इन दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर करता है। काफूर कौन है? काफूर को गुजरात विजय के समय अलाउद्दीन 1297-98 का उसका जो गुजरात विजय है, उसी समय इसे नसरत शाह ने खरीदा था। यह एक गुलाम है और 1000 दिनारी इसे बोला जाता है, 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था। तो इसे नसरत शाह ने खरीदा था, और आगे चलकर यह अलाउद्दीन का सबसे प्रमुख सेनापति बना। अलाउद्दीन के जो दक्षिणी अभियान है, सबसे पहला इसका जो दक्षिणी अभियान है वो आपका वारंगल। दक्षिण में उस समय 3-4 राज्य थे। एक तो आपका देवगिरी का राज्य था, इधर वारंगल के काकतीय थे, काकतीय, देवगिरी के यादव हैं, होयसल के राज्य है, और आपके पांडे राज्य, 4 राज्य थे। तो पहला आक्रमण जो इनका होता है यहाँ सबसे पहले वारंगल पर हुआ। हालांकि यह अपने राजकुमार काल में, राजकुमार तो नहीं था खैर, लेकिन जलालुद्दीन के काल में ही सबसे पहले दक्षिण में एक अभियान किया गया था।
जलालुद्दीन के समय अलाउद्दीन क्या था, यह कड़ा मानिकपुर और अवध का सूबेदार था और इसी सूबेदार यहीं का सूबेदार रहते हुए इसने जलालुद्दीन से चंदेरी पर आक्रमण करने 1296 में चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति मांगा था। जलालुद्दीन ने यह अनुमति दे दी थी और चंदेरी पर आक्रमण इसका मुख्य उद्देश्य था देवगिरी पर आक्रमण करना, लेकिन उस सुल्तान से चंदेरी पर आक्रमण की अनुमति मांगा था। तो 1296 में ही सबसे पहला आक्रमण दक्षिण पर होता है दिल्ली सल्तनत द्वारा। काल किसका है? काल जो है वो जलालुद्दीन का है। आक्रमणकर्ता कौन है? आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन है। उसके बाद इसने 1303 में वारंगल पर नसरत शाह, हालांकि नसरत शाह का देहांत हो गया था, तो यहाँ वारंगल पर 1303 में आक्रमण हुआ, लेकिन इस आक्रमण में दिल्ली सल्तनत की सेना पराजित हुई और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने दिल्ली सेना को, सल्तनत की सेना को पराजित किया। इसके बाद कुछ दिनों तक दक्षिण का अभियान स्थगित रहा। फिर 1306 में देवगिरी पर आक्रमण हुआ, देवगिरी पर आक्रमण हुआ। इसके बाद वारंगल पर आक्रमण हुआ 1308-9 में, 1309 में, 1310 में होयसल पर आक्रमण हुआ। 1011 का ये आक्रमण है और इसी समय 11 में पांड्य राज्य पर भी आक्रमण हुआ। यहाँ जो शासक हैं रामचंद्र देव हैं, रामचंद्र देव पराजित हुए थे और उन्होंने वो दिल्ली भी आए थे और अलाउद्दीन ने उन्हें सम्मानित भी किया था, नौसारी का जिला भी उन्हें दिया था। वारंगल के जो प्रताप रुद्रदेव हैं, दूसरा जब आक्रमण 1308-9 का होता है तो इसमें ये पराजित होते हैं और ये अपनी स्वर्ण मूर्ति, अपनी मूर्ति बनवाकर उसमें सोने का हार डालकर, माला डालकर समर्पण के रूप में उसे मलिक काफूर के सामने भिजवाए। इन सभी आक्रमणों का जो सेनापति है वो मलिक काफूर ही है, तो ये भी समर्पण कर देते हैं। यहाँ वीर बल्लाल तृतीय शासक हैं होयसल राज्य में, ये भी समर्पण कर देते हैं। इनकी राजधानी द्वार समुद्र है, इनकी राजधानी देवगिरी ही है, इनकी राजधानी मदुरा है, तो ये भी समर्पण कर देते हैं। और बाद में ये भी दिल्ली गए, इन्हें भी अलाउद्दीन ने छत्र और कुछ टंका भी ने दिया था इनाम में। तो इन दोनों लोगों को वह क्या किया, अपना मित्र बना लिया था। बाद में फिर अंतिम आक्रमण जो होता है अलाउद्दीन के समय में 1313 में देवगिरी पर होता है। पहला आक्रमण अलाउद्दीन के समय का दक्षिण पे कहाँ है, तो वारंगल में है, और अंतिम आक्रमण आपका देवगिरी पे है। पांड्य राज्य को, वीर पांड्य यहाँ शासक था, उसको मलिक काफूर पराजित नहीं कर पाया। यानी इसने अधीनता, दक्षिण के राज्यों में सिर्फ पांड्य ही ऐसे हैं जिन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता नहीं स्वीकार की। वीर पांड्य से कभी सीधा युद्ध मलिक काफूर का नहीं हुआ, वो बचता रहा। एक यही होयसल ऐसा राज्य है जिसके समय दक्षिण के 2 राजा एक साथ मिले थे, यानी इसकी सहायता वीर पांड्य ने किया था। जब इस पे आक्रमण हुआ था तब वीर पांड्य ने इसकी सहायता किया था, अन्यथा अन्य कोई किसी की सहायता नहीं करता है। देवगिरी जब मलिक काफूर वारंगल जीतने आया तो देवगिरी ने मलिक काफूर की सहायता की। जब वह होयसल जीतने के लिए आया तो उसे भी, होयसल जीतते समय भी देवगिरी के रामचंद्र ने मलिक काफूर की सहायता की। तो ये स्थिति आपकी दक्षिण में थी। चले आगे। अलाउद्दीन खिलजी को किसने सल्तनत युग का समुद्रगुप्त कहा है? अलाउद्दीन खिलजी को किसने सल्तनत युग का समुद्रगुप्त कहा है? अलाउद्दीन खुद को सिकंदर सानी कहता है। अलाउद्दीन ये मानता था प्रारंभ में कि हमें क्या करना है, यह विश्व विजय का सपना देखता था और एक धर्म चलाने का, और विश्व विजय का सपना था इसका, और एक धर्म चलाने का सपना था। लेकिन अल्लाह उल मुल्क, एकमात्र व्यक्ति जो इसे सलाह दे सकता था,
उसने कहा कि हुजूर अभी भारत में ही बहुत कुछ जीतने को है, तो भारत में ही अपना साम्राज्य विस्तार कीजिए और धर्म चलाने का काम जो है आपका नहीं है, यह राजाओं का काम नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। तब उसने उसकी सलाह मानकर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। स्टेनले लेनपुल कहते हैं कि वह समुद्रगुप्त है। खुद को वह सिकंदर सानी कहता है और स्टेनले लेनपुल कहते हैं कि वह समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त से उसकी तुलना करते हैं। आगे चलें। जलालुद्दीन खिलजी ने किस किला को जीतने के संदर्भ में कहा था कि मैं एक मुसलमान के बाल को ऐसे 10 किलो की तुलना में महत्वपूर्ण मानता हूँ? जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले को जीतने के समय ये कहा था कि मैं आंसर आप लोग दें तो क्वेश्चन नंबर भी डाल दें बगल में। गुड इवनिंग चरता जी। तो ये आपका जलालुद्दीन ने किस किले को जीतने गया था, तो कहा था कि ऐसे किले को जीतने, ऐसे 10 किलों को जीतने से मैं अधिक महत्वपूर्ण मुसलमान के एक बाल को मानता हूँ। यानी वह उस किले के जीतने के संदर्भ में जो मुसलमानों का या उसके सैनिकों का जो नुकसान होता वह नहीं करना चाहता था। दरअसल जलालुद्दीन एक वृद्धावस्था में शासक बना था। हालांकि प्रारंभ में वह सेनापति रहा था, कई बाद ने उसे आर्य मुमालिक बनाया था, सेनापति बनाया था। सीमा प्रांत पे मंगोलों से भी उसने संघर्ष किया था और सफल रहा था। लेकिन वृद्धावस्था में शासक बनता है तो इस समय आकर वह उदारवादी हो जाता है और अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको छुपाने के लिए वह इस तरह के वक्तव्य देता है। इसका आंसर आया। गुड इवनिंग रितु जी। 9वें नंबर का आंसर जलालुद्दीन की गिनी चुनी विजय है। जलालुद्दीन की जो विजय है वो आपकी एक तो रणथंभौर है, झैन का किला, मांडौर। तो इसमें इस किले को नहीं जीत पाया। रणथंभौर किले पर जब गया था तभी राजपूतों का एक बहुत ही दृढ़ किला था, तो उसी किले पर गया। जब राजपूतों की सुरक्षा व्यवस्था देखा तब वहीं ये बात कहा था कि ऐसे 10 किलों को हम न्यौछावर कर सकते हैं। तो इसलिए रणथंभौर को जीत नहीं पाया था। यही रणथंभौर विजय के लिए जब जा रहा था तभी उसने झैन किले को लूटा था, फिर मंडौर पर अधिकार कर लिया और दोबारा भी झैन किले को जीता था। तो जलालुद्दीन की अन्य खासियतें क्या हैं? इसे उदार निरंकुशवादी शासक माना गया है। उदार निरंकुशवादी शासक माना गया है। इसके समय में कुछ विद्रोह भी होते हैं, हो सकता है आगे कोई प्रश्न हो। चलें। जलालुद्दीन खिलजी के समय मुगलपुरा में जो नवीन मुसलमान बसाए गए वो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी के समय मुगलपुरा में जो नवीन मुसलमान बसाए गए वो कौन थे? ये नवीन मुसलमान जिन्हें बोला गया था, ये नवीन मुसलमान कौन है? मंगोल हैं, ईरानी हैं, अरबी हैं, ईसाई हैं? कौन इसमें से मुसलमान बना था तो उसे नवीन मुसलमान बोला गया? आंसर बी, ए, मंगोल। बिल्कुल सही आंसर है मंगोल। जलालुद्दीन खिलजी के समय हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला का आक्रमण हुआ था और उसमें
हालांकि मंगोल सेना को पराजित किए। उसके बाद एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, और जो उलुग था उसने ये कहा कि हम अपने 4000 लोगों के साथ मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और भारत में रहने की इच्छा व्यक्त किया। तो उसे ही मुगलपुरा में, इसका नाम जहाँ दिल्ली में ये बसाया गया, इन्हें मुगलपुरा बोला गया, यही नवीन मुसलमान है। ठीक। किसके काल में सर्वाधिक संख्या में और सर्वाधिक आक्रामक मंगोल आक्रमण हुए थे? किसके काल में सर्वाधिक संख्या में और सर्वाधिक आक्रामक? 10 है बिल्कुल सही। सर्वाधिक आक्रामक और सर्वाधिक संख्या में मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोलों का जो आक्रमण होता है, मंगोल आक्रमण के समय हम लोगों ने, इसका आंसर आप बताइए तब तक। मंगोल आक्रमण जो होता है उस संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि चंगेज खां भी सिंधु नदी तट तक आया था। किसके काल में? सिंधु नदी तट तक चंगेज खां भी आया था इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के समय जब ख्वारिज़्म शाह को उसने पराजित किया था और वह कैस्पियन सागर की ओर भाग गया था, तब उसका पुत्र अलाउद्दीन मंगवर्नी भारत में आ गया, सिंधु नदी पार करके इधर आ गया चंगेज खां से बचने के लिए। उसी का पीछा करते हुए चंगेज सिंधु नदी तक आया था, लेकिन उसने सिंधु नदी को पार नहीं किया। रजिया के समय भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। उस समय भी मंगोलों ने सिंधु को पार नहीं किया था। मंगोल सिंधु को पार करते हैं वो बहराम शाह के समय। बहराम शाह के समय मंगोल सिंधु को पार करते हैं और ताहिर बहादुर के नेतृत्व में पहला आक्रमण होता है। आंसर 1C, 11C। 11C बहुत सही आंसर, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक आक्रमण भी हुए, लगातार आक्रमण हुए और सर्वाधिक आक्रामक भी आक्रमण थे। अलाउद्दीन के समय जो पहला आक्रमण होता है वह आपका जलालुद्दीन के समय भी आपने देखा कि अलाकू के प्रपौत्र ने आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन के समय सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो 1297 में हुआ। 1297 में कादिर के नेतृत्व में ट्रांसैक्शियना का जो मंगोल शासक था उसने इसे भेजा था भारत पर आक्रमण के लिए। उसके बाद 1299 में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। फिर 1299 में ही उसने अपने पुत्र कुतुलुज ख्वाजा को भेजा और 1299 में कुतुलुज ख्वाजा का आक्रमण हुआ। फिर 1301 में इनका आक्रमण होता है तारगी के नेतृत्व में। कुतुलुज ख्वाजा के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ यही पहला आक्रमण था जिसमें मंगोल सेना दिल्ली तक आ गई और अल्लाउल मुल्क के सलाह के बावजूद भी अलाउद्दीन महल से बाहर निकला और मंगोलों का क्या किया? सामना किया और इसी समय मंगोलों को पराजित किया। मंगोल भागे। इसी समय जफर खां मारा भी गया। फिर तारगी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, ये भी दिल्ली तक आ गए। इस बार अलाउद्दीन को सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी थी क्योंकि उस समय दिल्ली में सेना कम थी। एक तो सेना दक्षिण की तरफ गई थी, एक सेना राजपूताने में गई थी। तो सेना की कमी के कारण अलाउद्दीन ने इस आक्रमण में सुरक्षात्मक नीति अपनाई और फिर 1306 में इकबालमंद के नेतृत्व में जो आक्रमण होता है वही अंतिम आक्रमण अलाउद्दीन के समय का माना जाता है। ठीक। 12 निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था।
मलिक छज्जू का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। जलालुद्दीन का राज्याभिषेक किलोखरी के किले में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने से पकड़े गए जलालुद्दीन खिलजी ने पकड़े गए चोरों और ठगों को नाव में बैठाकर बंगाल भिजवा दिया था। तो इन कथनों में से कौन सा असत्य है? जब आप प्रश्न कर रहे हैं एग्जाम हॉल में भी, तो इस तरह के जो प्रश्न हो उसमें सत्य असत्य को एक बार और पढ़ लें कि सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। हम सत्य की जगह असत्य, असत्य की जगह सत्य पढ़कर जानते हुए प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो यहाँ एक एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस तरह की समय पर्याप्त होता है एग्जाम हॉल में आपके पास। तो जल्दीबाजी में इस तरह की गलती ना हो, ऐसा प्रयास करें। इसका आंसर 12 का जलालुद्दीन के समय में कुछ विद्रोह हुए थे, और जो महत्वपूर्ण विद्रोह थे वो थे, एक तो सीदी मौला का विद्रोह था और एक मलिक छज्जू का विद्रोह था। मलिक छज्जू का विद्रोह था। तो ये दो विद्रोह बलबन का वंशज है। तो दो विद्रोह जलालुद्दीन के समय हुए थे। अलाउद्दीन के समय जो है, तो यानी यह कथन सीधे सीधे गलत है। मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन के समय हुआ था, अलाउद्दीन के समय नहीं। अलाउद्दीन के समय में जो विद्रोह होते हैं उसमें इसके समय का जो सबसे पहला विद्रोह है वो आपका नवीन मुसलमानों का है। ये जो नवीन मुसलमान है, जो मंगोल नवीन मुसलमान जलालुद्दीन के समय बने थे, तो इनका विद्रोह सबसे पहला विद्रोह अलाउद्दीन के समय का है। जब गुजरात की विजय, अनिलवाड़ा की विजय पर सल्तनत सेना गई थी, तो वहाँ के लूट के बंटवारे को लेकर यह विद्रोह हुआ था। उसके बाद इसका जो विद्रोह होता है, उसके बाद लगातार अलाउद्दीन के समय में कई विद्रोह होते हैं। अतक खां का विद्रोह होता है, फिर इसके भांजे मंगू का विद्रोह होता है, फिर ठीक, और फिर जो है हाजी मौला का विद्रोह होता है। तो हाजी मौला का जो विद्रोह जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में है। सीदी मौला का जो विद्रोह है वो जलालुद्दीन के समय में है। अलाउद्दीन के समय का पहला विद्रोह मंगोल नवीन मुसलमानों का है। ठीक, आगे चलें। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दिया था? राय रायन की उपाधि दिया था। प्रश्न संख्या 13 में ये पूछा जा रहा है कि राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिया था? बीरबललाल, रामचंद्र, प्रताप रुद्रदेव, सुंदर पांडे। तो ये सभी चारों दक्षिण के शासक हैं। और आंसर मिल जाए इसका। हाँ, 13 डी। सुंदर पांडे से तो मुलाकात ही। सुंदर पांडे तो यहाँ पांड्य राज्य में दो भाई थे, सुंदर पांडे और वीर पांडे। सुंदर पांडे और वीर पांडे। तो वीर पांडे जो था उस समय शासक था, और ये दोनों भाई हैं। और सुंदर पांडे विरोध कर रहा था। सुंदर पांडे जो है यह मलिक काफूर का साथ दे रहा है। मलिक काफूर का साथ दे रहा है, मलिक काफूर का सहयोगी है। यहाँ जो रामचंद्र देव हैं, रामचंद्र देव जब पराजित हुए 1306 वाला जो आक्रमण हुआ था, तो उसमें जब पराजित हुए तो इन्हें दिल्ली भी आए। और जब दिल्ली आए तो वहाँ अलाउद्दीन ने इन्हें नौशारी की जागीर दी।
और साथ में राय रायन की उपाधि भी दी। ठीक, राय रायन की उपाधि भी दी। ये जो प्रताप वीरबलाल तृतीय हैं, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, वीरबलाल तृतीय, ये अलाउद्दीन के समय शासक हैं। ये आपके वारंगल के शासक हैं, ये आपके होयसल वंश के शासक हैं। तो ये भी दिल्ली आए थे बाद में, और इन्हें उसने दंड आदि जो खिलवत था, जो एक पोशाक होती थी, उसे दिया था, और कुछ चांदी का टंका भी इन्हें दिया था। ठीक। 14 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात कौन सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन है इसमें से? नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन है? बी आंसर 13 के बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात कौन सुल्तान बना था? ए मलिक काफूर। ठीक। मलिक काफूर सुल्तान नहीं बन पाया था। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज़र खां को बनाना चाहते थे उत्तराधिकारी, लेकिन मलिक काफूर के प्रभाव में आकर उन्होंने शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और शिहाबुद्दीन उमर लगभग 1.5 महीने तक शासक रहे, और उस समय सारा अधिकार मलिक काफूर ने अपने हाथ में ले लिया था। मलिक काफूर ने जो अलाउद्दीन के पुत्र थे, उन पुत्रों को अंधा करवा दिया था और बंदी बना लिया था। मुबारक खलजी को भी जब अंधा कराने के लिए सरदारों को भेजा गया, सैनिकों को भेजा गया, तो उसने सैनिकों के सामने वफादारी का वास्ता देकर मुक्त हुआ, मतलब वो नहीं मारे, और उसने कहा कि हमें यहाँ से निकाल दो। उसके बाद उसने मलिक काफूर की हत्या की और शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बना। कुछ दिनों के बाद शिहाबुद्दीन उमर की हत्या करके स्वयं शासक बन गया। तो अलाउद्दीन के बाद शिहाबुद्दीन उमर है, उसके बाद मुबारक खिलजी है। ठीक। मलिक काफूर शासक नहीं बन पाए थे, चाहते थे बनना, बन नहीं पाए। किसने कहा है कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया तथा बंगाल को अविवेक रूप से लूटा, तथा बंगाल को अविवेक रूप से लूटा। 15 नंबर का बी आंसर 15 का है ये, प्रकाश चंदा जी। पंद्रह का भी आंसर है। अच्छा, 15 का भी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। 15 का भी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 15 बी में अन्य जो नाम देख रहे हैं, इनके भी कुछ कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वर्क का जो कथन है, ये काल जो है मुख्य रूप से ये आपका ये 1765 से 72 द्वैध शासन का काल है, द्वैध शासन वाला काल है। और इसके जनक हैं क्लाइव। तो वर्क क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहता है, बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला, नींवें रखने वाला वर्क क्लाइव को कहता है कि बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला। ऐसे ही पीट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहता है।
स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल, ठीक। रिचर्ड वीयर भी उस समय के शासन की आलोचना करता है, कहता है कि यहाँ जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह का कुप्रशासन है, उसको देखकर प्रत्येक अंग्रेज को दुख होगा, उसको देखकर प्रत्येक अंग्रेज को दुख होगा। तो इन कथनों को भी ध्यान रखिएगा। वर्क ने वारन हेस्टिंग्स के भी विषय में कहा है। वारन हेस्टिंग्स को वो झूठे बैलों का ठेकेदार, न्योला आदि कहता है, ठीक। कौन अपनी नीति को न्याय तथा तर्कसंगत, जस्ट एंड रीजनेबल और परमित तथा शांत, टेम्परेट एंड मॉडरेट कहता था। कौन अपनी नीति को न्याय तथा तर्कसंगत और परमित तथा शांत कहता था? क्लाइव कर्नवालिस वेल्जली डलहौजी। तो इसमें से आपका आंसर वेल्जली अपनी नीति को न्याय तथा तर्कसंगत कहता है, जस्ट एंड रीजनेबल और टेम्परेट एंड मॉडरेट, ये वेल्जली का कथन है। वेल्जली के विषय में आप जानते ही हैं, अनेक संधियां सहायक संधियों के लिए जाना जाता है, सहायक संधियों के लिए जाना जाता है। सहायक संधियों के चरण कितने हैं? सहायक संधियों के 4 चरण बताए गए हैं। तो इन संधियों में सबसे पहली जो इसके काल की संधि की जाती है 1798 हैदराबाद की संधि, फिर आपकी 1799 तंजौर की संधि, फिर आपकी अवध की संधि 1800, फिर आपका मराठों के साथ जो संधियां थी उसको आपने देखा ही। किसने सबसे पहले कंपनी की सेना में गोरखों को शामिल किया था? गोरखा जो सैनिक थे उनको शामिल करने वाला सबसे पहला जो ब्रिटिश सेना नायक है वो कौन है? किसके काल में ये शामिल हुए हैं? गोरखे सबसे पहले किसके काल में शामिल किया गया ब्रिटिश सेना में? क्योंकि बाद में ये गोरखे सैनिक जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के दमन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी अंग्रेजों ने इनका बहुत ही प्रयोग किया था राष्ट्रीय आंदोलन के दमन के संदर्भ में। और 1857 विद्रोह के समय भी और उसके बाद भी स्वदेशी आंदोलन के समय भी इनका प्रयोग किया गया था। सी आंसर प्रकाश चंदा जी 18 का है। बी आंसर, बी आंसर अगर है तो बिल्कुल सही आंसर है। आक्टरलोनी ने इन्हें शामिल किया था। दरअसल जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच, और इसी में 1816 में संगौली की संधि हुई। और इसी संधि में जो आज के स्वास्थ्यवर्धक जो स्थान है मसूरी, नैनीताल आदि, कंपनी ने इसी संधि के पश्चात नेपाल से प्राप्त किया। तो उसी युद्ध में आक्टरलोनी भी एक सेनानायक था। इसने गोरखों को पराजित किया था और सबसे पहले अपनी सेना में गोरखों को भर्ती किया था। ठीक।
किस पिंडारी नेता ने सिंधिया को आत्मसमर्पण कर दिया? किस पिंडारी नेता ने सिंधिया को आत्मसमर्पण किया था? पिंडारी जो युद्ध हुआ पिंडारियों के समय में, आपने यह पिंडारी जो युद्ध होता है पिंडारियों से, तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल था उस समय यह संघर्ष होता है, और 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल है। तो इसके काल के जो प्रमुख घटनाएं हैं उसमें आंग्ल नेपाल युद्ध है, पिंडारी युद्ध है, आपका आंग्ल मराठा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, तो ये पिंडारी जो युद्ध है, इस युद्ध में भी आंग्ल नेपाल युद्ध में भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ही सेनापति है, युद्ध की कमान वही लिया है। और पिंडारी युद्ध में दो तरफ से आक्रमण किया गया, उत्तर से आक्रमण किया गया और दक्षिण से आक्रमण किया गया। पिंडारी जो है 1869 में 1669 में सबसे पहली बार पिंडारियों का जिक्र होता है, जब मराठे और मुगलों का संघर्ष हुआ था। तो उसी संघर्ष के दौरान इस पिंडारियों का उल्लेख मिलता है। मेलकम कहते हैं इन पिंडारियों के विषय में कि ये मराठा सेना के साथ शिकारी कुत्ते हैं। मराठा सेना के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा मेलकम ने पिंडारियों को दी है। ये एक तरह से मिलिशियाई सैनिक थे, यानी अवैतनिक सैनिक हैं। ये मराठा सेना के साथ जाते थे युद्ध के समय, और जो लूट का कुछ अंश मिलता था उसी से संतुष्ट हो जाते थे, तो वही इनको मिलता था। अवैतनिक है। जब इन लोगों ने शाहाबाद आदि क्षेत्रों पर, जो उस समय ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गया था, उसको भी, क्योंकि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया उसके बाद मराठों की स्थिति कमज़ोर हो गई, तब उस तरह के युद्ध हो नहीं रहे, ना उस तरह की लूटपाट की, नहीं कुछ मिले। तो ये अब छोटे छोटे राज्यों को, जो पड़ोसी राज्य हैं, उनको लूटने लगे। इसी संदर्भ में ये कंपनी के क्षेत्र को भी लूटे। तब कंपनी ने इन पर निर्णायक कार्रवाई करने का निर्णय किया। हालांकि इनके लूट से सिंधिया और होलकर ये लोग भी परेशान थे। सिंधिया ने इन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए नर्मदा नदी के पास एक जागीर दी थी। होलकर ने इन्हें सुनहला ध्वज प्रदान किया था। तो इस तरह से ये कंपनी क्षेत्र को जीते। तब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन पर आक्रमण करने का, इधर से जो उत्तर से नेतृत्व हो रहा है उसका नेतृत्व तो स्वयं लॉर्ड हेस्टिंग्स कर रहा है, और दक्षिण से जो हो रहा है ये हिस्लोप इसका नेतृत्व कर रहा था। बीच में ये घेर लिए गए। इनके 3 नेता हैं, करीम खां, वासिल मोहम्मद और चित्तू। करीम खां ने, इस प्रश्न का आंसर बी है, और बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया। करीम खां ने क्या किया था? करीम खां ने ब्रिटिश सेना को आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें गोरखपुर में एक जागीर दे दी गई, और ये जंगल में भाग गया, और वहीं इसको जंगली जीवों ने मार दिया होगा। तो ये आपका आंसर वासिल मोहम्मद है। सिंधिया को समर्पण कर दिया, सिंधिया ने अंग्रेजों को सौंप दिया, और इसे फांसी दे दी गई। निम्न में से किस राजपूत रियासत ने सबसे अंत में अंग्रेजों से संधि की? निम्न में से किस राजपूत रियासत ने सबसे बाद में अंग्रेजों के साथ संधि की? दरअसल राजपूत जो रियासतें हैं वो प्रारंभ में मराठों के अधीन हैं, और जो द्वितीय मराठा युद्ध है उसी समय सिंधिया ने अपना अधिकार इन पर सत्यागा था। अंग्रेजों ने इनसे संधि करने का प्रयास किया था, लेकिन डायरेक्टरों ने मना कर दिया था कि राजपूतों से संधि न करें, तो उस समय छोड़ दिया गया। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तब उस समय
सिंधिया ने सभी अधिकार राजपूतों पर से त्याग दिया। हालांकि राजपूत रियासतें पहले से भी कंपनी से संधि करने के लिए प्रयासरत थीं, लेकिन कंपनी उसको नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन अब जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद राजपूत रियासतों को संधियों में बांधने का प्रयत्न किया गया। सी आंसर जोधपुर। जोधपुर इसमें सबसे पहले जो संधि की है वो है। सबसे अंत में संधि की थी जयपुर ने। ये 1818 को ये संधि हुई है। इनके साथ संधि 13 जनवरी को हुई है। इनके साथ संधि अप्रैल 1818 में। तो राजपूत रियासतों के साथ भी संधियां कर ली गई और उन्हें अपने संरक्षण में कंपनी ने ले लिया। ठीक, तो ए आंसर इसका। इनके डेट्स आप देख ही रहे हैं। आगे चले। बहुत ही आसान प्रश्न और सूची 1-2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रियासतें हैं और कंपनी में विलय का वर्ष है। रियासत या राज्य और कंपनी में विलय का वर्ष। मैसूर का विलय कब हुआ? मैसूर, सिंध, पंजाब, झांसी। मैसूर का विलय बताएंगे आप लोग? चलें। मैसूर का विलय 1831, सिंध का विलय 1843, पंजाब का विलय 1849, झांसी का विलय 1853। 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं है? मैसूर का विलय जो हुआ था 1831 में हुआ था। ये बैंटिक का काल है। बैंटिक के समय मैसूर का विलय हुआ। कुर्ग और कछार रियासतों का भी विलय हुआ। इनका विलय 1834 में हुआ और इनका विलय 1831 में आप देख ही रहे हैं। सिंध का जो विलय 1843 में हुआ। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन है? सिंध के समय गवर्नर जनरल एलन बरो हैं। यहाँ बैंटिक है, यहाँ एलन बरो हैं। पंजाब का विलय 1849 में हुआ। इस समय गवर्नर जनरल कौन है? इस समय बी आंसर आपने दिया, बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर। इस समय पंजाब का जब विलय हुआ तब इस समय गवर्नर जनरल डलहौजी ही हैं। झांसी के समय भी गवर्नर जनरल डलहौजी ही हैं। डलहौजी अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। डलहौजी ने रियासतों का 3 वर्गीकरण किया था। 3 वर्गीकरण में वो कहते हैं कि एक तो सर्वोच्च रियासतें हैं जिनके विषय में हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है, जैसे मुगल हैं, मराठे हैं। तो ये सर्वोच्च शक्तियाँ हैं। ये न कभी किसी के अधीन रही हैं, ये कभी किसी के अधीन नहीं रही हैं, तो इसलिए इनके विषय में हमें कहने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल समस्या उत्पन्न हुई थी कब? समस्या उत्पन्न हुई थी किस चीज़ को लेकर? उत्तराधिकार को लेकर। उत्तराधिकार की समस्या में ये था कि रियासतों के पास अगर वैध उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उनके पुत्र नहीं होते थे, तो वो गोद ले लेते थे। और मुगल काल में भी उत्तराधिकारियों को राजपूतों के समय मुगल बादशाह टीका लगाकर उत्तराधिकार की मान्यता देते थे। तो वही परंपरा यहाँ ब्रिटिश सरकार भी उसी तरह से कर रही है। ये भी उत्तराधिकार को मान्यता दे रही है। लेकिन अब ब्रिटिश कंपनी की नीति ये हो गई है कि अधिक से अधिक रियासतों का जहाँ अवसर मिले उनका विलय कर लो।
तो अब उत्तराधिकार की इस तरह के मामले जो आते हैं वहाँ अनुमति नहीं दी जाती है। और डलहौजी 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। एक तो वो रियासतें जो सर्वोच्च हैं, तो वो कहते हैं इसमें हमें कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। कहते हैं दूसरी वो जो सर्वोच्च शक्तियों के अधीन रही हैं, जैसे अवध है, ये मुगलों के अधीन रही थी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि यहाँ हम नहीं भी दे सकते हैं, यहाँ उत्तराधिकार का निर्णय करने का हमारा अधिकार है, लेकिन अमूमन हम अनुमति दे देंगे। तीसरे प्रकार की रियासतें कहते हैं जिनको हमने बनाया है, जैसे राजपूत रियासतें हैं, तो कहते हैं कि जिनको हमने बनाया है वहाँ हम अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। हालांकि जब विलय की बात करते हैं तो अपने जो 3 ये वर्गीकरण किए थे, इन तीनों वर्गीकरण के भेद को समाप्त कर देते हैं। वहाँ वो अवध का भी विलय करते हैं, सतारा का भी करते हैं, तो ये भेद उनका समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाता है कि 3 वर्गीकरण किसने किया था, तो वो आपके डलहौजी ने किया है। तो इसी सिलसिले में वो विलय करते हैं। सतारा का 1848, सतारा के बाद जैतपुर, संबलपुर, जैतपुर की रियासत 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, 1853 आप देख ही रहे हैं, झांसी 1853, नागपुर 1854। तो इस तरह से उन्होंने विलय कर लिया। अवध 1856, अवध में उत्तराधिकार संबंधी कोई मैटर था नहीं, कोई मामला था नहीं, तो यहाँ कुशासन का आरोप लगाया गया, कुशासन का आरोप लगाया गया। और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 2 जो वहाँ के रेजिडेंट थे, स्लीमन और आउट्रम, तो इनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। स्लीमन ने भी जो रिपोर्ट दी उसमें भी कुशासन की बात की, लेकिन उसने कहा कि विलय न किया जाए। लेकिन आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया। तो ये आपके इनकी जो रियासतें हैं उनसे संबंधित बातें थी। ठीक, कैनिंग ने किस राज्य या रियासत के विलय को समाप्त कर दिया था, यानी उसे फिर राज्य लौटा दिया था? डलहौजी ने कौन सी ऐसी रियासत थी जिसका डलहौजी ने विलय किया था, लेकिन कैनिंग जब गवर्नर जनरल बनते हैं तो उस रियासत को पुनः उसके राजा को लौटा देते हैं? तो इस तरह की आपकी जो रियासतें हैं, 2 रियासतों को कैनिंग ने लौटाया था। एक तो आपका इस क्वेश्चन में उदयपुर आंसर है, उदयपुर और बघाट को उन्होंने लौटा दिया था। कैनिंग ने इन 2 रियासतों को लौटा दिया था। ठीक, इनको आप जानते ही हैं। विलय कब हुआ आपने देखा ही, कछाड़ को भी देख लिया। किसने रणजीत, इसमें आप इस प्रश्न में किसने रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है? किसने? महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक हैं, सिख शासक हैं, तो इनकी तुलना नेपोलियन से करने की बात की जाती है। महाराजा रणजीत सिंह शुकर चकिया 12 मिसलें सिखों की हैं, उसी में से एक शुकर चकिया मिसल थी। इसके प्रधान महासिंह थे, उन्हीं के पुत्र रणजीत सिंह थे, और पिता के देहांत के पश्चात ये राजा बनते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने अन्य मिसलों को भी पराजित करके एक बड़ा साम्राज्य कायम किया। तो जब बड़ा साम्राज्य कायम किया तो इस संदर्भ में, इनके साम्राज्य के संदर्भ में वैरन फान ह्यूगल कहते हैं कि इतने कम अपराध में इतना बड़ा साम्राज्य कभी नहीं स्थापित हुआ। इतने कम अपराध में इतना बड़ा साम्राज्य कभी नहीं स्थापित हुआ, ये वैरन ह्यूगल का मत है। इस प्रश्न का आंसर विक्टर ड्रैकमा है।
विक्टर जैकमा इस प्रश्न का आंसर है। उसने नेपोलियन से तुलना की। महाराजा रणजीत सिंह ने जो साम्राज्य स्थापित किया तो 1799 में ही इन्होंने क्या लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार इन्होंने 1799 में ही कर लिया और 1805 में इनका अधिकार कहाँ हुआ? अमृतसर पर। तो अब पंजाब की दोनों राजनीतिक राजधानी और धार्मिक राजधानी दोनों पर इनका अधिकार है। फिर आगे चलकर ये 1819 में कश्मीर पर अधिकार कर लेते हैं। 1834 में पेशावर पर अधिकार करते हैं, पेशावर पर अधिकार कर लिए। तो इस प्रकार एक बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। लेकिन सतलज नदी के पश्चिम ही साम्राज्य है। सतलज नदी के इधर पूरब की तरफ ब्रिटिश साम्राज्य है, तो उधर इनका विस्तार नहीं हो पाता है। ब्रिटिश कंपनी के साथ जो इनका संबंध है, इसमें इस संबंध के विषय में कहा जाता है कि इनकी नीति झुको झुको और झुको की थी। तो अगर कहा जाता है कि झुको झुको और झुको की नीति किसकी थी, तो वो महाराजा रणजीत सिंह की किसके प्रति? ब्रिटिश कंपनी के प्रति। अफगानों से भी इनका संघर्ष हुआ और अफगानों के संघर्ष के समय हरि सिंह नलवा जो सिखों के सेनापति थे, उन्होंने अफगानों को पराजित किया। पेशावर पर जब अधिकार किया गया। ठीक, दोस्त मोहम्मद उस समय अफगानिस्तान का शासक था, उसने आक्रमण किया था। रणजीत सिंह के विषय में जो बातें कही जाती हैं कि इनके राज्य में मुस्लिमों को